वेलकम टू कुणाल गोयल चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर असल में है क्या? एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। एग्रीकल्चर एक आर्ट है एंड साइंस जिसमें हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सब कुछ इंक्लूड होता है। ये ज़्यादातर डेफिनेशन पूछी नहीं जाती क्योंकि ये सिंपल डेफिनेशन होती है। और आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर, नेम देम। मतलब हमारे इंडिया में मतलब वर्ल्ड में कितने टाइप की फार्मिंग होती है, उनके नाम लिखो। देयर आर 2 टाइप ऑफ फार्मिंग, 2 टाइप की फार्मिंग होती है, एक सब्सिस्टेंस और एक कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस जो मतलब देश के लिए मतलब जनता के लिए की जाए और कमर्शियल जो खुद के लिए की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डिफाइन ऑल। मतलब ये पूछा गया कि सब्सिस्टेंस कितने तरह की होती है फार्मिंग, डिफाइन ऑल मतलब सबको डिफाइन भी करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, 2 टाइप की सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि अरे ये तो इस पर कट लगे, कोई बात नहीं, उनके पास मिनट ओके फिर से कर लेते हैं। ये एक तरह की होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया। मतलब ये फार्मिंग गाँव में मतलब जो गरीब शहर होते हैं उसमें की जाती हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन हाई एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। मतलब जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और तरह तरह की मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फीचर बताने हैं। ओके हमने जो पढ़ा है कि ये फ्यू पैकेट्स मतलब कुछ रीजन में की जाती है जिनके पास अच्छी तरीके से फैसिलिटी नहीं होती, उनकी फ़ीचर्स बताने हैं, मतलब वही एक ही बात है। फिर आंसर है सम फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके फीचर्स देखते हैं। इट डिपेंड अपॉन टूल, मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी सोइल। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती, जैसे ये तो मतलब वो होती है मॉनसून पे डिपेंड करती है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे करती है डिपेंड। ये पहले गांव में की जाती थी, अब तो ये शायद से थोड़ी बहुत कम की जाती है क्योंकि अब तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लग गया है। तो सेकंड है इसका इट इज़ प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये पिछले वाले में भी था कि ये कम जगहों पर मतलब जहाँ पर कम एरिया हो वहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट टू अनदर। हाँ क्योंकि इसमें है ना कोई भी वो इरिगेशन का जो मटेरियल होता है वो यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए फार्मर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे ही डिपेंड करते हैं। और अगर वही ख़राब हो जाए तो फार्मर को इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो नेक्स्ट है फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि फार्मर्स जो है फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते, और ये क्वेश्चन मेरे को लगता है मेन है, तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक नाम बताओ। ये है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको हम झूमिंग के नाम से भी जानते हैं, मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग भी बोल सकते हैं। अभी ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय झूमिंग। मैंने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग। मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या एक लाइक सिक्किम, आसाम, ऐसे जो स्टेट्स हैं उनमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश बर्न एग्रीकल्चर को ही झूमिंग बोला जाता है। मतलब ये भी एग्रीकल्चर है और स्लैश बर्न एग्रीकल्चर दूसरा नाम, ऐसे बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब जो फर्टिलाइज़र से यूज़ की जाती है उसकी फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है हमें। तो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज हाई पॉपुलेशन ऑफ प्रेशर ऑन लैंड। मतलब ये जो है ये हाई प्रेशर मतलब जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होती है वहाँ पर की जाती है, और इसमें फार्मर यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड हाई वैराइटीज़। मतलब इसमें ना हाई तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब ये इंसानों के द्वारा की जाती है, मतलब वो तो सारी फार्मिंग इंसानों के द्वारा ही की जाती है। मतलब इसमें इंसानों की कम मेहनत लगती है, मतलब वे मॉडर्न इनपुट्स के तरीके से इसको करते हैं। सो नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर हाई ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हो और हाई प्रोडक्शन हो।
सो नेक्स्ट है द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक। जो उसके लैंड होल्डिंग्स है उनका साइज़ तो बहुत कम होता है और इकोनॉमिक हो लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट व्हाट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। मतलब कमर्शियल फार्मिंग क्या है, मैंने बताया था कि बिज़नेस के अपने बिज़नेस के लिए की जाती है। तो देखते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ फार्मिंग अंडर विच फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट। मतलब अपने पर्पस के लिए ये क्रॉप उगाई जाती हैं, फार्मर इससे अपना पेट भरता है। सो नेक्स्ट है डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर विद एन एग्जाम्पल। द सिंगल क्रॉप विच ग्रोज ऑन हग एरिया ऑफ लैंड इज़ नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक ही क्रॉप उगाई जाए और वो बड़े से एरिया में उगाई जाए उसे कहते हैं प्लांटेशन एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। आपने देखा होगा कि टी के बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आपका एसएसटी में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है या हार्ड चैप्टर कौन सा है, सब कुछ, क्योंकि मैं उसके हिसाब से आपके लिए ज़्यादातर डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 3 वेराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। मतलब ऐसी 3 पैडी क्रॉप कौन सी हैं जो आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उगाई जाती हैं। तो आंसर है अस, अमन एंड बोरो। ये 3 ही मेन क्रॉप हैं जो पैडी क्रॉप हैं और आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में उगाई जाती हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये है ना, ये आसान क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन है। मैंने कई सैम्पल पेपर देखे हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया हो, तो आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। मतलब कितने टाइप के क्रॉपिंग सीजन है अपने इंडिया में। तो फर्स्ट इज़ रबी, सेकंड इज़ खरीफ, थर्ड इज़ जैद। रबी जो है वो 3 से 4 मंथ के बीच में उगाई जाती है, मतलब 3 से 4 महीने तक इनकी लाइफ स्पेन होती है, ऐसे बोल सकते हैं। खरीफ की भी 3 से 4 महीने की होती है और जायद की होती है वो 1 से 1.5 साल तक होती है, क्योंकि इनकी जो क्रॉप होती है वो 1 साल तक बनाई जाती है, मतलब उगाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेजर क्रॉप गिव एग्जांपल। मतलब कौन सी मेजर क्रॉप है जो अपन खाते हैं या फिर कहीं पे यूज़ लेते हैं। तो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, वो तो सबसे मेन क्रॉप है। व्हीट भी है, मिलेट्स आप देखते होंगे, मतलब चने वही होते हैं। पल्स मतलब दाल, टी वो तो सब पीते हैं, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो पीता ना हो, मतलब बूढ़े इंसान सब पीते हैं। कॉफ़ी भी पीते हैं सब। शुगर केन वो तो गर्मी में बहुत खाई जाती है। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ जायद। मतलब आपको पता है कि ये एक बहुत, मतलब 1 से 1.5 साल तक का सीज़न होता है, पर इसको बोलते हैं शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर, क्योंकि ये जो है ना, ये रबी और खरीफ के सीज़न के बीच के सीज़न है, इसलिए इसको शॉर्ट सीजन बोलते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ्स बिटवीन द रबी एंड खरीफ फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल। इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं क्रॉप के वो हैं वाटरमेलन मतलब तरबूज, मस्क मेलन यानी कि पता नहीं क्या होगा, बोलते क्या, कुकुम्बर, खीरा, वेजिटेबल वो तो आपको सब पता ही है। शुगर केन, अभी इसका एग्जाम्पल वापस से आया था। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ईयर, मैंने आपको बताया 1 से 1.5 साल ले लेते हैं, तो एक ईयर तो ले ही लेते हैं, उससे भी ज़्यादा ले लेते होंगे शायद से, इसमें दे रखा हो, कम दे रखा हो, क्या पता। नेम ए बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन। मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये पिछले साल भी आया था, पर इसमें एक बेवरेज क्रॉप नहीं थी, दूसरी क्रॉप दी गई थी। तो इसकी जगह आपको कोई भी क्रॉप दी जा सकती है और उसकी कंडीशंस बतानी होती है। तो इस बार बेवरेज क्रॉप है तो बेवरेज क्रॉप भी बताते हैं। तो टी इज़ द मेजर बेवरेज क्रॉप। और आप टी के बारे में तो जानते ही हैं, टी के बारे में तो कोई इंसान नहीं जानता होगा, मतलब सब जानते होंगे कि क्या कैसे उगती है, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन डीप फर्टाइल सॉइल, इसको डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए, घरेलू मिट्टी ऐसा बोलते हैं। ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें। द सॉइल शुड बी रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल होनी चाहिए वो उसमें मतलब खाद वगैरह होनी चाहिए, इसलिए हो सकती है। इट रिक्वायर्स वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट टू आउट ऑफ द ईयर, मतलब इसको ना गर्म मौसम और फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल शुड बी 150 to 200 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है। फ्रीक्वेंट शोअर्स इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टी क्रॉप, मतलब हर साल टी क्रॉप की चलती रहती है। इट रिक्वायर्स स्किल एंड लो कॉस्ट लेबर, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं। ऑल द प्रोसेसिंग वर्क इज़ डन ऑन द प्लांटेशन साइट। मैंने आपको बताया था प्लांटेशन जो एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है बहुत बड़े लार्ज एरिया में, वैसे ही ये क्रॉप होती है। इसका एग्जांपल भी था टी एंड कॉफ़ी। टू रिस्टोर इट फ्रेशनेस, उसकी
ताजनेस को महसूस करने के लिए। और इसके जो स्टेट्स हैं वो देख तो आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, मतलब इन स्टेट्स में ज़्यादा उगाई जाती है टी। आपको पता भी होगा कि तमिलनाडु से जो टी आती है वो अपने हरियाणा में पी जाती है, और हरियाणा की जो राइस हैं वो तमिलनाडु में खाए जाते हैं। ऐसे उल्टा होता है, पर पता नहीं क्यों होता है, वो मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट इज नेम वन स्टेट ग्रुप ऑफ इंडिया वेयर इट इज़, मतलब एक ऐसी स्टेबल, यहाँ पर स्टेबल आएगा, कोई बात नहीं, दोबारा से हम गलती हो जाती है कभी। स्टेबल यहाँ पर आएगा स्टेबल क्रॉप ऑफ इंडिया वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, मतलब एक ऐसे स्टेबल क्रॉप का एग्जांपल दो और कहाँ प्रोड्यूस होती है वो बताओ। तो राइस इज़ द मोस्ट स्टेबल क्रॉप ऑफ इंडिया। राइस है वो, राइस इज़ द इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। और ये लाइन तो अगली मैं बोल दी, पर कोई बात नहीं, इसमें देखो दे रखा है राइस इन द वर्ल्ड, और पहले नंबर पे है चाइना। तो नेक्स्ट इज इट इज़ खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर। इसको 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए होती है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। राइस ग्रोज वेल इन नॉर्थ प्लेन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न में उगाई जाती है। वहीं आसाम, अरुणाचल प्रदेश हुई इन कंट्रोल एरियाज एंड डेल्टा रीजन्स वेल ऑब्टेन्ड एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल में उगाई जाती है और डेल्टा रीजन्स में। एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स के ऐसे कौन से प्रोग्राम्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए उनकी फार्मिंग के लिए। पहला है कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन ऑब्लिगेशन ऑफ जमींदार सिस्टम, मतलब उन्होंने मांग की कि जमींदार सिस्टम को चलाया जाए, तो वही है। और द सेकंड इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 9th में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। और वर इंडिकेटेड टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए चलाए गए थे ये दोनों। अब नेक्स्ट है कंप्रेसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इंट्रोड्यूस, मतलब जो कंप्रेसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो इंट्रोड्यूस किया गया। एस्टेब्लाइजिंग ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स, ये सारी चीज़ें मतलब बनाई गई। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योर अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़ वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस था वो बहुत अगेंस्ट था नेचुरल कैलामिटीज़ के। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक योजना थी। एंड पर्सनल असिस्टेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी एक योजना थी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको ये पता नहीं होगा कि हमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस डे बाई डे, कैन यू इमेजिन इट्स कंसेप्ट, मतलब जो लैंड कल्टिवेशन है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है दिन बाई दिन। कैन यू इमेजिन दिस, क्या आप इसे इमेजिन कर सकते हो? तो देखते हैं। स्कैरिटी ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर द पीपल इन द कंट्री, मतलब फूड की कमी होती जा रही है इन द कंट्री में। रिडक्शन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता जा रहा है। रिडक्शन इन जीडीपी, जो कि सबसे मेन रीज़न है इस क्वेश्चन का, रिडक्शन इन जीडीपी। इम्बैलेंस इन ग्लोबल ट्रेड रिलेशन, मतलब जो आज देश विदेश से जो ट्रेड रिलेशन है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी, वो जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं और सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है।